नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी सुदूर केरल से है, केरल के कोच्चि शहर से। कोच्चि का रहने वाला तकरीबन 26-27 साल का एक नौजवान अचानक अपने घर से गायब हो जाता है। ये वक्त है नवंबर 2021 का। घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, अपने जवान बेटे को अपने तौर पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका है। लिहाजा घर वाले लाख कोशिश करने के बावजूद उसे कांटेक्ट नहीं कर पाते और इंतज़ार करते हैं कि आज नहीं तो कल उनका जो बेटा है वो कांटेक्ट करेगा उनसे, शायद उनसे दोबारा बातचीत होगी। लेकिन वक्त गुजरता जाता है और आखिरकार परेशान घर वाले इस सिलसिले में एर्नाकुलम साउथ पुलिस स्टेशन में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। बेटे का नाम है जेफ जॉन लुइस, यानी जेफ जॉन लुइस नाम का 27 साल का नौजवान जो गायब था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। अब घर वाले पुलिस को ये बताते हैं कि उनका बेटा जो है थोड़ा घुमक्कड़ किस्म का है। वो MBA ड्रॉप आउट है, यानी MBA की पढ़ाई कर तो रहा था लेकिन बीच में उसने पढ़ाई छोड़ दी और उसका घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। कभी वो कोडाईकनाल चला जाता है, कभी गोवा चला जाता है, कभी पुणे, कभी चेन्नई। तो इस तरह से उसका मन जो है वो घूमने फिरने में काफ़ी लगता है। पुलिस ने जब ये बात सुनी तो पुलिस को भी लगा कि हो सकता है कि जॉन जो है अपनी मर्ज़ी से कहीं गया हो, कहीं रह रहा हो, वक्त गुजार रहा हो, शायद कुछ दिनों के बाद लौट कर आए। लेकिन पुलिस को इस पूरे समयावधि में, इस टाइम फ्रेम में उस लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और न ही उसके घर वालों को मिली। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, घर वाले पुलिस थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन जेफ जॉन लुइस का कुछ भी पता नहीं चला और उसकी गुमशुदगी का ये मामला जो है एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया, यानी एक कोल्ड केस में तब्दील हो गया जिसके बारे में अब किसी को कोई जानकारी नहीं थी। दिन गुजरने लगे, महीने गुजरने लगे, साल गुजरने लगे, उसका कुछ पता नहीं चला। तकरीबन 2 साल बाद इस कहानी में एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये था कि कोच्चि पुलिस के DCP हैं मिस्टर शशिधरन। शशिधरन को उनके किसी मुखबिर ने एक खुफिया इत्तला दी और मुखबिर ने ये बताया कि कोच्चि से 2 साल पहले जो एक नौजवान की गुमशुदगी हुई थी, उस नौजवान की हत्या कर दी गई है और हत्या केरल में नहीं बल्कि केरल से दूर गोवा में हुई है और गोवा में हत्या करके उसकी लाश दफना दी गई है। ये अपने आप में बड़ी अजीब सी एक जानकारी थी और वो भी 2 साल बाद अचानक पुलिस को ये खबर मिली थी। तो पुलिस के लिए सबसे पहले तो यही चैलेंज था कि वो वेरीफाई करे, पता करे कि 2 साल पहले वाकई यहाँ से कोई लड़का गायब हुआ था या नहीं हुआ था और उस पर्टिकुलर एज ग्रुप का कोई लड़का गायब हुआ था या नहीं। पुलिस की अलग अलग टीमें इस बारे में जानकारी जुटाने के लिए लगाई गई। पता चला पुलिस को थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद, थोड़ी तकलीफ़ के बाद कि हाँ, एक लड़का कोच्चि से गायब ज़रूर हुआ था और एर्नाकुलम साउथ पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। नाम वही जेफ जॉन लुइस का था। तो पुलिस ये कंफर्म हो गई कि इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो मुखबिर ने दी है वो इन्फॉर्मेशन तो सही है, एक लड़का कोच्चि से वाकई गायब है और अभी भी उसका कोई पता नहीं चल पाया है। इस बीच पुलिस ने यह तय किया कि वो गोवा पुलिस से संपर्क साधेगी और पता करेगी कि क्या वाकई उनके हद में, उनके टेरिटरी में किसी इस उम्र के लड़के की या इस नाम के लड़के की हत्या हुई थी या नहीं। पुलिस ने अब गोवा पुलिस से संपर्क किया, केरल पुलिस ने, कोच्चि पुलिस ने। गोवा पुलिस ने ये कहा कि हाँ, उनके इलाके में 2 साल पहले 27-28 साल के एक नौजवान की लाश तो मिली थी और मामला भी मर्डर का लग रहा था क्योंकि उसके जिस्म पर चाकुओं के निशान थे। लेकिन उस केस को हम सॉल्व नहीं कर पाए और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस लड़के के साथ कोई आइडेंटिफिकेशन जो है वो मौजूद नहीं था। ना तो कोई आई कार्ड, ना कोई मोबाइल फ़ोन, ना पर्स, कुछ भी नहीं था। तो उस लड़के को आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाए। गोवा में हमने अपने तौर पर उस लड़के को ढूंढने की, उसके घर वालों को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। हमने ये ज़रूर किया कि उस लड़के का DNA सैंपल प्रिजर्व करके रख लिया और फिर उसकी लाश का हमने अंतिम संस्कार कर दिया था। तो ये अपने आप में एक बड़ी दुखद, बड़ी अफसोसनाक बात थी जिसमें एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लड़के की हत्या की बात गोवा पुलिस कंफर्म कर रही थी। पुलिस ने लाश की तस्वीरें देखी, केरल की पुलिस ने गोवा पुलिस से बातचीत करने के बाद, और फिर जो DNA सैंपल गोवा पुलिस ने कलेक्ट की थी उस DNA सैंपल को जेफ जॉन लुइस के घर वालों से मैच कराने की पुलिस ने कोशिश की। और आपको जानकर
हैरानी होगी कि वो सैंपल जो है वो मैच कर गया। यानी मुखबिर ने केरल पुलिस को जो जानकारी दी थी कि कोच्चि से गायब 2 साल पहले जो लड़का गायब हुआ था उसकी हत्या गोवा में कर दी गई थी, वो जानकारी बिल्कुल सही निकली। लेकिन एक जानकारी इस मायने में गलत थी कि मुखबिर ने ये बताया था कि उसकी लाश गोवा में ही कहीं दफना दी गई है, लेकिन यहाँ पुलिस कह रही थी कि लाश दफनाई नहीं गई, बल्कि लाश का उन्होंने अंतिम संस्कार किया है। हाँ, उन्होंने उस लाश से डीएनए सैंपल इकट्ठा करके ज़रूर रख लिए थे। तो एक तरह से देखा जाए तो मुखबिर की जानकारी तकरीबन सटीक थी, तकरीबन कन्फर्म्ड थी, और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में वो बात साबित भी हो गई। अब जब मामला मर्डर का हो गया तो घर वाले भी बहुत दुखी हुए, क्योंकि हालांकि घर वाले बहुत निराश तो थे ही, 2 साल गुजर गए थे, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन घर वालों को जब पता चला, सारी उम्मीदें टूट गई। कोच्चि पुलिस ने अब इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। कोच्चि पुलिस ने सबसे पहले ये जानकारी जुटाई कि आखिर उस लड़के का किन किन के साथ उठना बैठना था, वो करता क्या था, कहाँ जाता था, क्या करता था, मतलब उसका पूरा व्हेयरअबाउट्स कोच्चि पुलिस ने निकालना शुरू किया। और इस कोशिश में पुलिस को उसके बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारियां पता चली। एक तो ये पता चला कि जेफ जॉन लुइस जो है वो बेशक एक साधारण सा दिखने वाला नौजवान था जो एमबीए ड्रॉप आउट था, घूमने फिरने का उसे शौक था, लेकिन उसका असली काम था ड्रग्स डीलर का। यानी वो ड्रग डीलिंग के धंधे से जुड़ा हुआ था। और आखिरी बार उसे अनिल चाको और स्टीफन थॉमस नाम के 2 लड़के जो कोट्टयम के रहने वाले हैं और वायनाड के रहने वाले एक लड़के विष्णु टीवी के साथ देखा गया था। यानी इन लड़कों के साथ वो शायद कोच्चि से बाहर गया था। इस तरह की कुछ जानकारी पुलिस ने जब उसके बारे में जुटाने की कोशिश की तो इनके बारे में पुलिस को पता चली। पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन को भी काफ़ी तलाशा, मोबाइल फ़ोन तो नहीं मिला, लेकिन मोबाइल फ़ोन की जब सीडीआर निकाली तो इस तरह के संकेत पुलिस को मिले कि उसका लास्ट लोकेशन गोवा ही था। अब पुलिस ने इन लड़कों को इंटरसेप्ट किया, अनिल चाको, स्टीफन थॉमस और विष्णु टीवी। इनसे पूछताछ की। इन तीनों लड़कों ने ये बात तो मानी कि उनकी मुलाकात या दोस्ती जेफ जॉन लुइस के साथ थी। उन्होंने ये भी माना कि वो गोवा में उसके साथ गए थे, लेकिन उन्होंने कत्ल वाली बात से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें जेफ जॉन लुइस की गुमशुदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर पुलिस को एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा झटका लगा और पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की जांच आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जो लड़के थे वो अपना जुर्म नहीं कबूल कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने जब इस लड़के, विक्टिम लड़के जेफ जॉन लुइस के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के बारे में पता किया तो पता चला कि उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो गोवा से काफ़ी दूर उत्तराखंड में तकरीबन 1 महीने तक ऑन रहा और उस फ़ोन को कोई यूज़ करता रहा। ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि उत्तराखंड और गोवा के बीच में बहुत बड़ा गैप है, काफ़ी दूरी है। केरल से कोई गोवा आया और गोवा से फिर उत्तराखंड चला गया, जबकि लाश उसकी गोवा में मिल गई, ये बात कंफर्म हो गई। इसका मतलब कोई ऐसा था जो उसका मोबाइल फ़ोन गोवा से लेकर उत्तराखंड चला गया था। वो कौन हो सकता है? अब पुलिस ने इन लड़कों से उसके बारे में पूछना शुरू किया और जब इस एंगल को पुलिस ने एक्सप्लोर किया तो एक और लड़के के बारे में पुलिस को जानकारी मिली जो इसी ड्रग रैकेट से जुड़ा हुआ था। पुलिस को जब उस लड़के के बारे में जानकारी मिली तो पुलिस ने उस लड़के को इंटरसेप्ट किया, उससे पूछताछ की और तब उसने कत्ल की बात तो मानी ही और साथ ही ये भी बताया कि कत्ल की उस घटना में अनिल चाको, स्टीफन थॉमस, विष्णु टीवी, ये सारे लोग भी शामिल हैं। कुल मिलाकर ये 5 लोग थे जिन 5 लोगों ने मिलकर 2 साल पहले जेफ जॉन लुइस की हत्या की थी। अब सवाल यह है कि हत्या क्यों कर दी? अगर ये दोस्त थे, साथ में ड्रग डीलिंग का काम करते थे, हत्या क्यों कर दी? तो उसके पीछे की कहानी जो है वो है रुपए पैसों के लेन देन की। ये लुइस जो है इन बाकी लड़कों के साथ ड्रग्स का धंधा करता था। उसने ड्रग्स के इस कारोबार में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने का वादा किया था, लेकिन बाकी लड़कों का जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से लुइस जो है वो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सका या लास्ट मोमेंट में इन्वेस्टमेंट की बात से मुकर गया, जिससे ये सारे लड़के इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने पहले तो गोवा घूमने के बहाने इसे अपने साथ कोच्चि से लेकर गए गोवा और वहाँ गोवा में एक जगह है वेगाटर हिल्स। उस वेगाटर हिल्स में बिज़नेस मीटिंग करने के नाम पर, बिज़नेस डिस्कस करने के नाम पर वो इस लड़के को सुनसान जगह पर ले गए और वहाँ ले जाकर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करके लुइस की उन्होंने हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने लुइस की लाश वहीं जंगलों में फेंकी। आलाए कत्ल यानी हथियार में इस्तेमाल किया गया चाकू वगैरह भी वहाँ फेंक दी।
फेंक दिया। और जो उसका मोबाइल फ़ोन था, उस मोबाइल फ़ोन को इस ड्रग डीलिंग रैकेट का एक लड़का अपने साथ लेकर सीधे चला गया उत्तराखंड, ताकि अगर पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटाए, उसको ट्रेल करने की कोशिश करे तो उसकी लोकेशन जो है उत्तराखंड में मिले। और इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए उत्तराखंड में वो पूरे 1 महीने तक उसके मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल भी करता रहा बेखौफ तरीके से। विडंबना देखिए कि जब ये लड़का गायब हुआ, घर वालों ने रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन केरल पुलिस ने इस तरह की कोई सिंसियर या जिसे कहते हैं ना कि गंभीरता से इस मामले की तफ्तीश नहीं की, जिससे कि ये खुलासा हो पाता कि जेफ जॉन लुइस का मोबाइल फ़ोन आखिर उत्तराखंड कौन लेकर गया और उसकी हत्या किसने की। लेकिन आखिरकार जब कोच्चि पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया और एक एक कर सारे नंबरों को एक्सप्लोर किया, पूरी कहानी के तह तक जाने की कोशिश की, तब जाकर इस मामले का खुलासा हो गया। तो ये कह सकते हैं कि गुमशुदगी का ये मामला जो बाद में कत्ल के मामले में तब्दील हुआ, ये शायद उन्हीं दिनों में सुलझ जाता अगर पुलिस ने सिंसियरली, कोच्चि पुलिस ने इस मामले को तब इन्वेस्टिगेट किया होता। लेकिन शायद कोच्चि पुलिस ने इसे एक हल्के केस के तौर पर लिया, जिसकी वजह से एक लड़के की हत्या तो हो ही गई थी, लेकिन उस लड़के के कातिलों को पकड़ने में उसी कोच्चि पुलिस को 2 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग गया। तो आज की कहानी यहीं तक। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ कमेंट्स, मैं जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप सबको सुनाई थी उससे जुड़े मैं आपको अभी लोगों के कुछ कमेंट्स और नाम ज़रूर पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि जो हमारी परिपाटी है उसे हम जारी रखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने बीते कल जो स्टोरी सुनाई थी वो लखनऊ की एक कहानी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या लखनऊ में दिवाली की रात कर दी गई, और उसके कातिल जब गिरफ्तार हुए तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि कातिलों के तौर पर जिन लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, न तो मरने वाले शख्स के घर वालों ने और न पुलिस वालों ने। वो कहानी क्या है, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ क्राइम तक के YouTube चैनल पर आकर उसके प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर आप उस कहानी को सर्च करके सुन सकते हैं। चंद्रिका कक्कड़ जी का कमेंट आया है, उन्होंने नरेशन की तारीफ़ की है, बहुत धन्यवाद आपका। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब ने कमेंट किया है, रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। दीपक हीरा जी ने भी कमेंट किया है और इन्होंने लिखा है कि एक इंडियन क्रिकेट के दिल से फ़ैन, मतलब एक फ़ैन के दिल टूटने के दर्द को आपने खूब समझा है। सत श्री अकाल सुप्रतिम भाई, इन्होंने ऐसा लिखा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। करण सिंह जी ने भी कमेंट किया है, अप्रिशिएट योर स्टोरी टेलिंग बैनर्जी साहब, इन्होंने लिखा है। प्रदीप भांबू जी रेगुलर कमेंट करते हैं, स्वागत है आपका। श्याम माली ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जय हिंद जय भारत दीदारुल बापू लिखते हैं। राघवेंद्र तिवारी जी का कमेंट है। रेखा भट्ट जी रेगुलर कमेंट करती हैं और बहुत ब्लेस करती हैं, हमसे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं, मेरे गार्जियन की तरह हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आपका भी। विनय नासवाली जी का भी कमेंट आया है। परूप श्रेष्ठा जी हैं और हेल्पिंग हैंड्स के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया है। मामूनी बोरगोहाई रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत स्वागत मामूनी आपका भी। रीना मित्रा का भी कमेंट आया है और केवल सिंह जी ने भी कमेंट किया है। हितेश पाड जी ने सर जी शुभ दीपावली लिखा है। दीपावली खैर थोड़ी देर से ही सही, लेकिन शुभकामनाओं का हमेशा बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं रहता हूं और किसी को भी रहना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद जय भारत।